Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 8 and the chapter name is confronting marginalization. This is your fifth session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics पढ़ रहे हैं और इसमें chapter number 8 पढ़ रहे हैं. Chapter का नाम है confronting marginalization और ये आपका fifth session है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ आदिवासीज एंड दलित्स. तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था और गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे ताकि वो इनके डिस्क्रिमिनेशन या जो भी डिस्क्रिमिनेशन आदिवासीज या दलित्स के ऊपर हो रहा था उसे कैसे रोका जाए. राइट, तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए पॉलिसीज बनाए थे. अब पॉलिसीज के अलावा और क्या बन रहे थे? नए नए लॉज बनाए जा रहे थे और उन्हीं लॉज के बारे में पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था. और वो एग्जाम्पल क्या था? वो एग्जाम्पल था अबाउट द स्टोरी ऑफ अ विलेज. तो इसमें हमने एक विलेज की कहानी पढ़ी. राइट, तो इस विलेज का नाम क्या था? जकमलपुर. राइट, और लास्ट क्लास में आपने इसमें क्या पढ़ा था कि इस विलेज में हर 5 साल के बाद एक सेलिब्रेशन हुआ करता था जिसमें द देती वाज ऑनर्ड. और इसके लिए क्या किया जाता था कि नेबरिंग विलेजेस से 20 प्रीस्ट को बुलाया जाता था और यहाँ पे दलित्स जो हुआ करते थे उस विलेज में रहा करते थे. वो क्या करते थे? वो जितने भी प्रीस्ट आते थे बच्चों उनके पैर को धोया करते थे, उनको ऑनर करते थे या रिस्पेक्ट करते थे. ये एक रिस्पेक्ट करने का तरीका होता था और उसके बाद जो भी पानी से वो उनका पैर धोते थे उसी पानी से दे यूज्ड टू बेथ. राइट, और लेकिन अब ये जो रस्म था बच्चों ये किसको करना था? ये रत्नाम को करना था. क्यों? क्योंकि ये जो पूरा प्रोसीजर था, ये जो भी फंक्शन हुआ करता था, दैट वाज डन बाय रत्नाम्स फैमिली. और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, है ना? लेकिन जब रत्नाम की बारी आती है तो रत्नाम में ये पूरा प्रोसीजर करने से क्या किया? मना कर दिया. He refused to do so. क्यों? क्योंकि उसे लगा कि ये लोग सिर्फ दलित्स हैं, इसकी वजह से इन्हें ये काम कराया जा रहा है. And that is why he refused to perform that thing कि वो प्रीस्ट के पैर धोकर वो उसी पानी से नहाएगा, है ना? और उसके बाद हमने क्या देखा था कि वहां पे जो भी पावरफुल कास्ट के लोग थे, जो भी प्रीस्ट आए थे बच्चों, तो वो काफी गुस्सा हो गए थे और इसकी वजह से जो विलेज में दलित्स रह रहे थे उनको भी काफी डर लगने लगा. क्यों? बिकॉज दे वर ऑलवेज बीइंग सप्रेस्ड बाय द पावरफुल कास्ट. तो उन्हें ये डर था कि उन्होंने अपोज किया, रत्नाम ने अपोज किया था पावरफुल कास्ट को, तो हो सकता है इसका रेपरकशन या इसका जो रिजल्ट होगा वो काफी दर्दनाक या फिर काफी भयानक हो सकता है ना? और इसी की वजह से रत्नाम एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट हैपेंड कि जो भी पावरफुल कास्ट के लोग थे उनको काफी गुस्सा आया. दे वर रियली एंग्री विद इट और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया? रत्नाम के घर को उन्होंने दे बर्न्ड इट. राइट, बट समहाउ रत्नाम he ran with his mother. और उसके बाद रत्नाम ने क्या किया था? He filed complaint against those powerful caste. और उसी एक्ट के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों लेट्स कंटिन्यू विथ आवर दिस सेशन. जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब पुलिस स्टेशन जाता है रत्नाम तो उसने क्या किया था? उसने इस एक्ट के तहत उसने केस और एफआईआर दर्ज करवाया था. नाउ व्हाट इज दिस एक्ट? सो द एक्ट नेम इज the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, that is Prevention of Atrocities Act 1989. तो ईयर 1989 में एक एक्ट पास किया गया था और उस एक्ट का नाम क्या था बच्चों? The name was the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, that is Prevention of Atrocities Act. ओके, और इसी के तहत रत्नाम ने एफआईआर लॉन्च किया था पुलिस स्टेशन में. अब इस एक्ट को समझने की हम कोशिश करते हैं कि इस एक्ट में है क्या. ओके, सो रत्नाम sought the support of law, filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of the powerful caste in his village.
तो यहाँ पे आप देखो कि रत्नाम क्या करता है बच्चों, he went to the police station in order to sought help or support of the law, and also he filed the complaint again under the above act. ये जो हमारा एक्ट है बच्चों, that is for the scheduled caste and scheduled tribes. तो ये किसके फेवर में होगा? जाहिर सी बात है, जो सप्रेस्ड कम्युनिटीज है, जिनके बारे में हम इतने टाइम से अपने 2 चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो कि सप्रेस्ड कम्युनिटी कोई भी हो सकते हैं जो भी माइनॉरिटी में है। यहाँ पर हमने रत्नाम का एग्जाम्पल लिया था, हु बिलोंग टू अ दलित कम्युनिटी। ओके, और उसने ये क्यों किया था बच्चों? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड वायलेंस ऑफ द पावरफुल कास्ट इन हिज विलेज। जो पावरफुल कास्ट के लोग थे, जो डोमिनेट कर रहे थे या जो वॉयलेंस क्रिएट कर रहे थे विलेज के अंदर, उनके अगेंस्ट ये एफआईआर लॉन्च किया गया था बाय रत्नाम। ओके, सो कीप द नेम ऑफ द एक्ट इन योर माइंड हियर। और ये कब पास हुआ था ये भी आपको याद रखना होगा। सो दिस एक्ट was framed in 1989 in response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in everyday sense. तो यहाँ पे आप देखो बच्चों कि 1989 में इस एक्ट को पास किया गया है। अब आपको याद होना चाहिए कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि किस तरीके से हमारे कंट्री में लॉज बनते हैं, है ना, और किस तरीके से एक्ट्स पास किए जाते हैं और उसके बाद लॉज बनाए जाते हैं। और ये क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, राइट। तो यही होता है 1989 में कि जो दलित कम्युनिटी के या फिर जो आदिवासी कम्युनिटी के या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग थे बच्चों, वो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे। किस चीज के लिए? To take seriously the ill treatment and humiliation that they were facing. तो जो भी ill treatment, जो भी बुरा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था, और ये कौन कर रहे थे? ये अपर कास्ट के या फिर जो पावरफुल कास्ट के लोग थे, वो दलित्स या ट्राइबल ग्रुप्स के साथ जो भी ह्यूमिलिएशन या जो भी वायलेंस क्रिएट कर रहे थे सोसाइटी में, उसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया by the government to protect the interest of the minority communities. Okay, while such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 1980s. तो बच्चों आप ये मत सोचना कि ये जो हम बात कर रहे हैं about the humiliation या ill treatment to the Dalit communities या फिर tribal groups, ये सिर्फ 1970s या 1980s में हो रहा था। नहीं, आप लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा है कि किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज और ब्रिटिश लॉज की वजह से ट्राइबल ग्रुप्स को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, है ना। तो ये 1970s या 1980s की बात नहीं है, ये काफी टाइम से हमारे कंट्री में प्रैक्टिस किया जा रहा था, राइट। अगर हम अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके बारे में आप लोगों ने एंशिएंट पार्ट में भी पढ़ा है ना, कि हमारे कंट्री में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया जाता था। नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट। सो बेसिकली ये जो वायलेंट कैरेक्टर है ये हमें कब दिखता है? ये हमें 1970s और 1980s में दिखता है कि इन द ईयर 1970s एंड 1980s ये जो इल ट्रीटमेंट था बच्चों, इट टुक द फॉर्म ऑफ वायलेंस। Okay, now during this period in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally. तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा है, जो कास्ट सिस्टम था बच्चों, उसमें on the basis of occupation division किया गया था। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, जो आप लोगों ने हिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि हर एक कास्ट में डिफरेंट ग्रुप्स के जो लोग रहा करते थे, दे वर असाइन्ड सम वर्क, राइट। उनके कुछ ड्यूटीज हुआ करते थे। लाइकवाइज अगर हम दलित ग्रुप्स की बात करते हैं, सो दे वर आल्सो असाइन्ड सम काइंड्स ऑफ वर्क, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इसी टाइम पे 1970s और 1980s के बीच में सदर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ दलित ग्रुप्स, उन्होंने क्या किया? वो एकजुट हो गए और उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज किया टू परफॉर्म देयर सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज,
कि उनके जो भी कास्ट ड्यूटीज हैं, जो जिसकी वजह से उन्हें वायलेंस करना पड़ रहा है, उन्हें वायलेंस झेलना पड़ रहा है या फिर ह्यूमिलेशन झेलना पड़ रहा है, तो उन्होंने वो सारे काम, वो सारी ड्यूटीज करने से क्या किया, मना कर दिया। एंड दे इंसिस्टेड ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इन द सोसाइटी। और इसी प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट को एक्ट्स पास करने पड़े। ओके, नाउ दिस रिजल्टेड इन द मोर पावरफुल कास्ट अनलीशिंग वायलेंस अगेंस्ट देम। और इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, कि जब पावरफुल कास्ट ने देखा कि ये जो दलित ग्रुप्स हैं या फिर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट एरियाज में पावरफुल होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी पावरफुल कास्ट के लोग थे, दे स्टार्टेड टेकिंग द वायलेंट फॉर्म हियर, कि मतलब वो वायलेंस क्रिएट करने लगे सोसाइटी के अंदर। और आज के डेट पे भी अगर आप न्यूज देखोगे तो हमारे कंट्री में डिफरेंट रीजन्स में आपको अगेन आज के डेट में भी कम्युनलिज्म कि रिलीजन के बेसिस पे लड़ाइयां या फिर कास्ट के बेसिस पे लड़ाइयां, हमें बहुत सारे एग्जांपल्स आज की डेट में भी सुनने को मिलते हैं, है ना। सो इन ऑर्डर टू इंडिकेट टू द गवर्नमेंट दैट अनटचेबिलिटी वाज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड एंड इन द मोस्ट hideous manner, the Dalit groups demanded new laws that would list the various sorts of violence against Dalits and prescribe stringent punishment for those who indulge in them. तो यहाँ पे आप देखो कि इसी को इंडिकेट करने के लिए कि उनके ऊपर कितना ज्यादा वायलेंस किया जा रहा है, किनके ऊपर, तो दलित्स के ऊपर, एंड ऑल्सो टू शो दैट अनटचेबिलिटी वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड। और आपको याद होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपने क्या पढ़ा था कि हमारे कंट्री में आर्टिकल में दिया हुआ है दैट अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल क्राइम। और अगर कोई भी कहीं भी अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए पाया जाएगा तो उसे पनिश किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ मनी, कि उनसे मनी डिमांड किया जाएगा या फिर उन्हें जेल भी किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि इसी वजह से जो भी दलित ग्रुप्स थे तो उन्होंने देखा कि अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस किया जा रहा है एंड गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी गुड स्टेप। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को फोर्स किया, इंसिस्ट किया कि एक नए लॉ को लाया जाए जिसमें उनके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो चार्ट दिया है। पहला चार्ट है हमारा क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, और ये कहाँ पे, किस ईयर का है बच्चों, तो 2014 का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 8075 केसेस कहाँ मिले हैं, तो ये हमें उत्तर प्रदेश में मिले हैं, राइट। उसके अलावा सेकंड में कौन सा है बच्चों स्टेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान, जहाँ पे 8028 क्राइम केसेस मिले हैं अगेंस्ट दी शेड्यूल्ड कास्ट। लाइकवाइज अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा क्राइम रेट है बच्चों, सो इट इज इन राजस्थान। आफ्टर दैट दिस इज मध्य प्रदेश एंड लेटर ऑन उड़ीसा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं और कौन से रीजन में शेड्यूल्ड कास्ट रहते हैं, राइट। अगेन मैं आपको रिमाइंड करूंगी कि आप लोगों ने हिस्ट्री में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में भी पढ़ा है, राइट। इनफैक्ट हमने सिविक्स में भी इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं। सो यहाँ पे आपको ये चार्ट भी ध्यान में रखना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक हियर, ओके। Likewise, throughout the 1970s and 1980s, Adivasi people successfully organized themselves and demanded equal rights for their land and resources to be returned to them. उसके बाद आप देखो कि 1970s और 1980s में जो आदिवासी लोग थे बच्चों, वो they also rose against the government, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड किया equal rights for their lands and also that their resources, जो भी उनके resources, जो भी उनके lands उनसे छीने गए थे वो सब उन्हें वापस किया जाए। They too had to face the anger of the powerful social groups and was subject to great deal of violence. तो यहाँ पे आप देखो कि जब जब minority communities के लोग they rose against the powerful caste, इसके रिजल्ट में क्या हुआ था बच्चों, violence erupted in different regions here, okay? Now, जब हम बात कर रहे हैं about the scheduled caste and the scheduled tribes, that is Prevention of Atrocities Act, और ये एक्ट कब पास किया गया या कब फॉर्म किया गया था बच्चों,
1989 में। तो इस एक्ट में आप देखोगे कि आपके बुक में बहुत सारी लंबी लिस्ट में सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि इस एक्ट में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आप देखो that this act distinguishes several levels of crimes. Firstly, it lists modes of humiliation that are both physically horrific and morally reprehensible and seeks to punish those who force a member of a scheduled caste or a scheduled tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance. तो ये सारी इंपॉर्टेंट लिस्ट में पॉइंट्स है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला क्या है कि जो भी लोग फोर्स करेंगे किसी भी मेंबर को ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को कि कुछ भी इनएडिबल सब्सटेंस खिलाने के लिए दे वुड बी punished. Also, forcibly removes clothes from the person of a member of scheduled caste or a scheduled tribe or parades him or her naked or with painted face or body or commits any similar act which is derogatory to human dignity. तो ऐसे जो भी काम किए जाएंगे by the powerful caste उनको क्या किया जाएगा बच्चों? पनिश किया जाएगा। और ये किस में दिया गया था? ये हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के एक्ट में था। ओके? Secondly, it lists actions that dispossesses Dalits and Adivasis of their meager resources or which force them into performing slave labor. तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से दलित्स और आदिवासीज को स्लेव लेबर करने के लिए फोर्स किया जाता था, राइट? तो ये सारे जो राइट्स है बच्चों, जो इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए दलित्स और आदिवासीज को, वो गवर्नमेंट ने एक्ट के तहत दिलाया था। At another level, the act recognizes that crimes against the Dalit and tribal women are of specific kind and therefore seeks to penalize anyone who assaults or uses force on any women belonging to scheduled caste or a scheduled tribe. तो किसी भी women के against अगर कोई भी violence किया जाता है या कोई भी ऐसा activity किया जाता है जो कि derogatory हो, right, for that woman who is belonging to the scheduled caste or scheduled tribe, तो वैसे लोगों को भी punish किया जाएगा, right? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एक्ट के। प्लीज गो थ्रू योर बुक। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, आप बुक में डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके? तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट द एक्ट ऑफ 1989, दैट इज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से in order to protect the interest or to give equal treatment to the Dalits and Adivasis group, ये एक्ट पास किया गया था by the government, right? So यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स अपने बुक में एक बार गो थ्रू करना, जो भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। So बच्चों, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करने वाले हैं। That's all for today. Thank you very much. Have a nice day.